नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 3 जिसका नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं और जानते हैं प्रश्नों का हल। आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। पहला प्रश्न है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। हमें यहाँ पर वाइमर गणराज्य के बारे में चर्चा करते हुए उसकी समस्याओं के बारे में भी बताना है। चलिए तो शुरू करते हैं, इसका उत्तर जानते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर वाइमर गणराज्य की समस्याओं में एक जो समस्या थी वो थी वर्साय की संधि। वर्साय की संधि के तहत जर्मनी के साथ में क्या क्या किया जाता है और जर्मनी के हालात किस प्रकार के हो जाते हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, तो हमें यहाँ पर वाइमर गणराज्य की समस्याओं में वर्साय की संधि देखनी है। वर्साय की संधि और जर्मनी, इसमें हम देखते हैं कि वर्साय की संधि के तहत जर्मनी के उपनिवेश, इसी के साथ लगभग 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोह भंडार और 26% कोयला भंडार। जर्मनी के उपनिवेश, आबादी, भूभाग, लोहा भंडार और कोयला भंडार किसे देने पड़े? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। तो एक समस्या क्या थी? वर्साय की संधि। वर्साय की संधि अपमानजनक संधि है जर्मनी के लिए, क्योंकि जर्मनी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है और जर्मनी के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे वो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले चले जाते हैं, जहां पर लोहा भंडार था, ठीक है, जहां पर कोयले भंडार थे। ये क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र जो हैं वे दूसरे देशों को देने पड़ते हैं। तो एक समस्या ये हुई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्साई की संधि के बाद में जर्मनी की कंडीशन कैसी हो जाती है। हम देखते हैं कि कौन कौन सी जमीन जो है वो जर्मनी से ले ली जाती है। देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा है ये जर्मनी से ले ली गई जमीन है, ठीक है। ये देखिए, इतनी इतनी जमीन जो है ये जर्मनी से ले ली जाती है। और देखिए, ऑरेंज ऑरेंज वाला हिस्सा जो है ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं। और जो हल्का आपको लाइनिंग वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा जो है ये विसैन्यीकृत क्षेत्र है। हम देखते हैं कि जर्मनी की जो सेना है उसका भी उस पर भी नियंत्रण कर लिया जाता है। तो ये राइनलैंड वाला क्षेत्र है, ये विसैन्यीकृत किया गया। और जो थोड़ा हल्का नीला है, लीग ऑफ नेशंस के नियंत्रण वाली जमीन है। देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा हल्का नीला वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। तो एक प्रकार से वर्साई की संधि के तहत जर्मनी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र अलग अलग देशों में बांट दिए जाते हैं। और देखिए, यहां पर युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद के तहत जर्मनी पर जुर्माना भी लगाया जाता है। जैसे कि युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और 6 अरब पौंड का जुर्माना भी जर्मनी पर लगाया गया। तो देखिए, है ना बड़ी समस्या। इसी के साथ में अगर हम बात करें कि मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। अब बिना सेना के कोई देश जो है अपनी सुरक्षा कैसे रखेगा? सेना को भी भंग कर दिया जाता है। और खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही क्या था? कब्जा रहा। ये देखिए, ये रहा राइनलैंड, आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसको भी विसैन्यीकृत कर दिया गया, सैन्यकरण जो है यहां से खत्म कर दिया गया, याद रखिएगा। इसी के साथ में और देखते हैं हम आर्थिक संकट। तो देखिए, पहली समस्या तो थी वर्साई की संधि। वर्साई की संधि के तहत जर्मनी का क्या हाल किया गया वो सारी बातें हमने जान ली है। दूसरी जो समस्या है वो आर्थिक संकट की है। यहां हम देख रहे हैं कि युद्ध में डूबे हुए ऋणों के कारण जर्मन राज्य आर्थिक रूप से अपंग हो गया था। यानी कि युद्ध करते करते अर्थव्यवस्था कमजोर होती है और जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो फिर दूसरे देशों से सहायता मांगनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में जो जर्मनी है वह ऋणों के नीचे, कर्जे के नीचे दब गया था और आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। भुगतान करना था सोने में, ठीक है, ऋणों का भुगतान गोल्ड में करना था, जिससे क्या होगा? स्वर्ण भंडार में भी क्या आएगी? कमी आएगी। तो वही यहां पर हुआ।
इसके बाद सोने के भंडार में कमी आई और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी, महंगाई बढ़ने लगी, तो आर्थिक संकट की भी समस्या थी। इसी के साथ में राजनीतिक संकट भी मंडरा रहा था, वो भी देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय सभा द्वारा वाइमर गणराज्य को विकास तथा सुरक्षा के रास्ते पर लाने के लिए एक नए जनतांत्रिक संविधान का निर्माण किया गया। राजनीतिक संकट क्या था वो जानेंगे। यहाँ पर नए संविधान का क्या होता है, गठन होता है, निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर यह अपने उद्देश्य में असफल रहता है। जिस उद्देश्य से नए संविधान का गठन होता है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। कारण होता है संविधान में बहुत सारी कमजोरियां थी और आनुपातिक प्रतिनिधित्व संबंधी नियमों तथा अनुच्छेद 48, ये अनुच्छेद 48 बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 48 के कारण एक राजनीतिक संकट पैदा हुआ जिसने तानाशाही शासन का रास्ता खोल दिया। ऐसा क्या था भाई अनुच्छेद 48 में? तो अनुच्छेद 48 के अंदर राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई थी कि वह जो है कभी भी जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, वह नागरिकों के अधिकारों को जो है नियंत्रित कर सकता है, वह कभी भी अध्यादेशों के माध्यम से जो है सरकार चला सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। एक प्रकार से ऐसी कंडीशन में जो है एक तानाशाही वाली स्थिति जो है वो उत्पन्न होती हुई नजर आती है, तो राजनीतिक संकट भी मंडरा रहा था। तो ये कुछ समस्याएं थी वाइमर गणराज्य की, ठीक है, जिसमें हमने आर्थिक संकट देखा, राजनीतिक संकट देखा और वर्साई की संधि के बारे में हमने बात की, और वर्साई की संधि के तहत जर्मनी पर जो जो प्रतिबंध लगाए गए उनकी भी बात की। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आइए इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाजीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। आखिरकार ऐसा क्या कारण था कि नाजीवाद जर्मनी में लोकप्रिय होने लगा? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। नाजियों का प्रोपेगेंडा जो है वो भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। आइए चर्चा करते हैं उन कारणों पर जिन्होंने नाजीवाद को लोकप्रिय बनाया। चलिए देखिए, यहां पर महामंदी के दौर की हम बात करते हैं। जब महामंदी का दौर होता है तो उस समय जो वाइमर गणराज्य है वह देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं करता है। तो वाइमर गणराज्य ने देश की आर्थिक गिरावट को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। अब ऐसी स्थिति में नाजियों को मौका मिला सर उठाने का और जनता के दिलों को जीतने का। जब महामंदी का दौर है, लोग जो है वो अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वाइमर गणराज्य कोई कदम नहीं उठा रहा है, तो ऐसे समय में एक हीरो के रूप में नाजियों की एंट्री होती है। जनता के दिल को जीतते हैं ये। क्या करते हैं ये? इस समय नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा बना दिया और एक रक्षक के रूप में उसे पेश किया। इस रूप में हिटलर की तस्वीर पेश की गई कि हिटलर का तो जन्म ही महामंदी से लोगों को निकालने के लिए या फिर लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हुआ है ना। तो हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानो जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। तो इस प्रकार से ये मौके का फायदा उठाया नाजियों ने। जिस दौरान महामंदी चल रही थी उस दौरान इन्होंने अपना धुआंधार प्रचार किया। एक कारण तो ये था लोकप्रियता बढ़ने का। उसी के साथ में हिटलर की बात करें तो हिटलर जो है वो जबरदस्त वक्ता था, और एक राजनीतिज्ञ के लिए, एक नेता के लिए एक अच्छा वक्ता होना भी बहुत जरूरी है। अगर अच्छा वक्ता होगा तभी वह अपनी बात को आम सामान्य जनता तक पहुंचा पाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो कि काफी प्रभावी भाषण देते हैं, और उसी चक्कर में हम देखते हैं कि मोदी की लहर पूरे हिंदुस्तान में फैली। उनके एक एक शब्द जो हैं वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गिराने के लिए या फिर किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए काफी हैं। बहुत सारे उदाहरण आपने देखे भी होंगे, है ना। उनके एक एक शब्द में वजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हिटलर जो है वो भी जबरदस्त वक्ता होता है, और हिटलर ने अपने भाषणों में जनता को निम्न आश्वासन दिए थे। हिटलर ने अपने भाषण में क्या क्या आश्वासन दिए जनता को? देखिए, बेरोजगारों को रोजगार का वादा दिया, ठीक है, और जो वर्साई की संधि के तहत नाइंसाफी हुई थी जर्मनी के साथ उसका बदला लेने की बात की, जिससे युवाओं में भी जो है जोश जागा। आइए बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, यानी कि हिटलर ने वादा किया कि हम एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करेंगे,
जो कि दूसरे देशों से अपनी रक्षा स्वयं कर सकेगा। वर्साई की संधि में हुई नाइंसाफी का प्रतिरोध। वर्साई की संधि में जो नाइंसाफी की गई थी, जिसके तहत जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्र जो हैं वो दूसरे देशों के पास चले जाते हैं, फ्रांस है, लिथुआनिया है, इनके पास चले जाते हैं। ये जो एक नाइंसाफी हुई, इसका बदला लेना था। इसी के साथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जर्मन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाना, यानी जर्मनी समाज की जो प्रतिष्ठा खो चुकी थी उसे वापस स्थापित करना जो है हिटलर का एक उद्देश्य था। ये बात हिटलर अपने भाषणों में कहा करता था। इसी के साथ बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया गया, नौजवानों को सुरक्षित भविष्य के लिए जो है प्रेरित किया गया और देश को विदेशी प्रभाव से मुक्ति दिलाने का भी जो है वादा किया गया। तो नाजियों ने इस प्रकार से जो है लोगों का दिल जीता, अपना प्रभाव जो है लोगों के मस्तिष्क तक पहुंचाया। जबरदस्त वक्ता था हिटलर और अपने भाषणों के तहत जो है लोगों को आश्वासन दिया, जिससे नाजियों के प्रति लोगों के मन में जो है हम कह सकते हैं कि लगाव या फिर लोकप्रियता की जो भावना है वो पैदा हुई। यहाँ पर हम देखते हैं इसी के साथ नाजी प्रचार अद्वितीय था। नाजियों ने जो अपना प्रचार प्रसार किया, आज हम देखते हैं कोई भी नई कंपनी मार्केट में आती है तो वो धुआंधार प्रचार प्रसार करती है। जब एक ही चीज दिन में 100 बार आपके सामने आएगी तो आप भी उसे लेने के लिए मजबूर हो जाते हो, है ना। ये प्रचार का ही कमाल होता है। जो ये एडवर्टाइजमेंट कंपनियां होती है, ये इस प्रकार से प्रचार करती है कि वो सीधे सीधे हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है और हम जो है उस चीज को लेने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर भी हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हिटलर का जो प्रचार था वो अद्वितीय था। इसमें हम देखते हैं स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। आप यहाँ पर स्वास्तिक छपे लाल झंडे को देख सकते हैं। ये देखिए, ये स्वास्तिक का निशान है जो अक्सर हम जो है हमारे घरों में भी शुभ कार्यों में, अगर हम घर में कोई भी नई चीज लेकर आते हैं तो हम ये स्वास्तिक का निशान लगाते हैं, शुभ माना जाता है ना। चाहे कोई नई गाड़ी लेकर आओ, चाहे घर में कोई सामान लेकर आओ, फ्रिज कूलर, तो उस पे जो महिलाएं हैं, लड़कियां जो है घर में, जो छोटी बच्चियां हैं, वो एक ऐसा स्वास्तिक का निशान बनाती है, शुभ संकेत देते हैं ये। ऐसे ही लाल झंडे स्वास्तिक का जो चिन्ह है इन पर हुआ करता था, ये इनकी पहचान होती थी, इनका झंडा हुआ करता था। प्रचार में जो है धुआंधार प्रचार किया जाता था ताकि लोगों के दिलों को जीता जा सके। ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है, नाजी सोच के खास पहलू कौन से थे? यानी कि जो नाजी सोच है, जो विचारधारा है, उसके क्या महत्वपूर्ण पहलू है, क्या कारक हैं, उन पर हमें यहां पर चर्चा करनी है। तो आइए जानते हैं नाजी सोच के खास पहलुओं के बारे में, देखते हैं। देखिए, नाजी विचारधारा की अनूठी विशेषता निम्नलिखित थी। लोगों के बीच कोई समानता नहीं, बल्कि केवल एक प्रजातीय वंशानुक्रम है। यहां पर जो नाजीवाद है, उन्होंने ये संदेश दिया कि लोगों के बीच समानता नहीं है और दो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां बताई। एक तो शुद्ध जर्मन आर्य प्रजाति और एक अवांछित प्रजाति। ठीक है, तो इस प्रकार से भेदभाव करने का प्रयास किया गया। जैसे कि देखिए, नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य वंशानुक्रम में सबसे श्रेष्ठ तथा यहूदी लोग सबसे हीन थे। यानी कि इनके महत्वपूर्ण पहलू ये थे कि इन्होंने यहूदियों को जो है हीन दिखाने का प्रयास किया। और इसी के चलते हम देखते हैं कि हिटलर ने लाखों यहूदियों का खून भी बहाया। गैस चैम्बरों में यहूदियों को ले जाकर उन्हें मार दिया जाता था। ठीक है, अंतिम समाधान के नाम से जो है उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। यहूदियों का हम कह सकते हैं कि भारी शोषण हुआ हिटलर के शासनकाल में। हिटलर ने यहूदियों को अवांछित दिखाया और जो जर्मन मूल के, जो अच्छी नस्ल के नार्डिक जर्मन आर्य अच्छे वंश के जो बच्चे हैं, उनको जो है प्रोत्साहन दिया। आगे देखते हैं। नाजियों का मानना था कि श्रेष्ठ प्रजाति रहेगी तथा हीन प्रजाति को नष्ट होना पड़ेगा। तो यहां पर जो नार्डिक आर्य हैं जर्मन के, उन्हें श्रेष्ठ माना गया और उन्हें ही रहने का अधिकार दिया गया जर्मनी में। बाकी जो हीन थे वो क्या होंगे, नष्ट होंगे। और हीन किसे माना गया? मुख्य रूप से यहूदियों को। ठीक है, हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेबेंसत्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। यानी कि अपने लोग बोले तो श्रेष्ठ आर्य प्रजाति जर्मन के, है ना, नार्डिक आर्य, इन्हें बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह पर कब्जा करना जरूरी है। यह हिटलर की एक विचारधारा थी जिसको
लेबेंस्त्राउम कहा गया है। अब इसके तहत जो है यहूदियों के जो क्षेत्र है उन पर भी कब्जा कर लिया जाएगा और यहूदियों को खदेड़ दिया जाएगा, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यानी कि खुद के लोगों को बसाने के लिए जो है दूसरों के लोगों के जो जगह है उन पर कब्जा करना, ये इनकी एक विचारधारा थी। ठीक है, तो ये कुछ खास पहलू थे। आगे हम बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार जो है श्रेष्ठ प्रजाति को प्रोत्साहन दिया गया और जो यहूदियों को दबाने का किस प्रकार प्रयास किया गया, वो सारी हम बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, चौथा। नाजियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? यानी कि जो नाजी लोग थे, आखिरकार इनकी विचारधारा ने लोगों को इतना प्रभावित कैसे कर दिया कि यहूदियों का सफाया करने पर ही लोग विश्वास करने लगे। तो देखिए बच्चों, अगर हमें किसी को प्रभावित करना है बहुत ज्यादा या फिर बहुत बड़े लेवल पर, तो हमें जो है शुरू से ही ट्रेनिंग देनी पड़ती है और ऐसा ही कुछ हिटलर ने किया था। आप खुद सोचिए कि अगर किसी बड़े वयस्क व्यक्ति को कुछ चीजें समझाई जाए, कुछ नकारात्मक चीजें बताई जाए, जैसे कि यहूदी जो है वो एक प्रकार से यहूदियों की बुराई की जाए और बोल दिया जाए कि यहूदियों को जान से मार देना चाहिए, अगर ऐसा बोल दिया जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो जो वयस्क व्यक्ति होगा वो इस बात को नहीं मानेगा, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है, वो समझ सकता है, सही गलत में फर्क कर सकता है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उन्हें टारगेट किया गया। छोटे बच्चे जो हैं उनको अगर ये कहेंगे कि ये जो हैं आपके पड़ोस वाले अंकल, ये बहुत गंदे हैं, इनको मार देना चाहिए, तो बचपन से वो यही दिमाग में विचारधारा लेकर चलेगा और बड़ा होने तक वह इसमें पूरी तरीके से विश्वास करने लगेगा कि हाँ ये सच में गंदे हैं। तो ऐसा ही हिटलर ने किया। हिटलर ने बच्चों को टारगेट किया और बच्चों के शुरुआती शिक्षा अध्ययन के दौरान ही उनके मन मस्तिष्क में यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने का, नफरत भरने का प्रयास किया गया। स्कूली पाठ्यक्रम को इस प्रकार का बनाया गया जिसमें यहूदियों का एक प्रकार से मजाक उड़ाया जाए या उनको जो है नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो हल है वो हम इस रूप में देखेंगे कि किस प्रकार हिटलर ने जो है अपने प्रोपोगेंडा के तहत जो है यहूदियों को इतना नीचा दिखाने का प्रयास किया और लोगों के मन में ये विश्वास भी दिलाया कि हाँ यहूदी जो है वो श्रेष्ठ नहीं है। आइए देखते हैं। देखिए, नाजियों का प्रोपोगेंडा के लिए घृणा पैदा करने में निम्नलिखित कारण कारगर थे। यानी कि यहाँ पर यहूदियों के प्रति घृणा किस प्रकार पैदा की गई वो हम बात जानते हैं। निम्नलिखित कारण है, नाजियों ने भाषा और मीडिया का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। शब्द सोच समझ कर बोले गए और मीडिया में जो चीजें दिखाई गई उनका प्रभाव जनता पर बहुत ज्यादा पड़ा। नाजियों द्वारा यह नस्लीय सिद्धांत सामने रखा गया कि यहूदी निचली नस्ल के थे और इसलिए अवांछनीय थे। यानी कि यहूदी निम्न नस्ल वाले लोग हैं, निचली नस्ल के हैं, और जो नार्डिक जर्मन आर्य हैं वो ऊंची नस्ल के लोग हैं। इसलिए इन्होंने यहूदियों को अवांछनीय बताया, अवांछनीय बताया और इनका शोषण किया। हिटलर चाहता था शुद्ध नार्डिक आर्य नस्ल के बच्चों को बढ़ावा देना, उनकी संख्या को बढ़ाना। इसके लिए जो माताएं हैं जिन्होंने शिशुओं को जन्म दिया है उनके लिए भी नियम बनाए गए थे कि किस किस प्रकार से आपको जो है पालन पोषण करना है एक बच्चे का। पीछे आप देख सकते हैं तस्वीर के अंदर, इस प्रकार के बच्चों को वांछित बच्चे कहा जाता था। वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था और यहूदियों को अवांछित बताया गया, अवांछनीय बताया गया। ये बीच में आपको हिटलर खड़े दिखाई देंगे और ये कुछ बच्चे हैं, और वहीं जो यहूदी के बच्चे हैं उनको जो है जान से मार दिया गया, गैस चैम्बर में ले जाकर उनका दम घोट दिया गया, मार दिया गया, उनके साथ में जो है शोषण हुआ। तो ये भेदभाव का प्रोपोगेंडा जो है चलाया गया था नाजियों द्वारा। इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि नाजियों ने मध्यकाल में यहूदियों की निम्न स्थिति का सफलतापूर्वक शोषण किया, क्योंकि परंपरागत रूप से, अब देखिए जो ईसाई हैं, ईसाई पहले से ही यहूदियों को क्या मानते थे, अपना दुश्मन मानते थे। ठीक है, ईसाई यहूदियों से घृणा करते थे और यहूदियों को यीशु का हत्यारा माना जाता था। यहूदियों को यीशु का हत्यारा माना जाता था, इस वजह से ईसाई तो वैसे ही नफरत करते थे। तो ईसाइयों को प्रभावित करना जो है एक सरल काम था, क्योंकि ये ऑलरेडी नफरत कर रहे हैं यहूदियों से। बाकी लोगों के मन में भी जो है नफरत के बीज बोए गए। स्कूली शिक्षा से ही बच्चों को ये सिखाया गया कि यहूदी जो है वो अवांछित है,
उनसे नफरत करो, घृणा करो। उन्हें जमीन खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया, यहूदियों को जमीन खरीदने पर बैन लगाया गया। उन्हें शोषक महाजन के रूप में देखा जाता था, यानी कि एक ऐसा महाजन, शोषक महाजन, जो महाजन होते हैं जो ऋण देते हैं, ब्याज पर पैसा देते हैं, जो कि जनता का शोषण करे, ऐसा शोषक महाजन के रूप में उन्हें दिखाया गया। नाजियों ने स्कूली दिनों के दौरान बच्चों के मन में यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा की। तरह तरह के जो है पाठ्यक्रमों में ऐसी चीजें जोड़ी गई जो यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करे। जो शिक्षक यहूदी थे उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। यहूदी बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। अब आप यहां पर देखिए कि यहां पर यहूदी विरोधी विषयों की पढ़ाई को दर्शाता कक्षा का चित्र। यहां पर एक मास्टर जी खड़े हैं और ये एक बच्चा है, ये एक नाक बनाने का प्रयास कर रहा है इस प्रकार, ठीक है, ये देखिए, और ये नाक बना के जो एक पहचान बता रहे हैं कि इस प्रकार की जो नाक है, मुड़ी हुई नाक जो होती है वो यहूदियों की होती है, और ऐसे मजाक बनाया जा रहा है, यहूदियों के प्रति घृणा पैदा की जा रही है। और वहीं हम देखते हैं कोई टीचर अगर यहूदी है और बच्चे यहूदी हो तो उनको हंसते हंसते हंसी मजाक में स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं ये बाकी बच्चों की हंसी ठिठोली के बीच में यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला जा रहा है। ये देखिए, ये बच्चे हंसी ठिठोली कर रहे हैं, वहीं एक तरफ ये यहूदी शिक्षक हैं, यहूदी बच्चे हैं, ठीक है, इनको जो देखिए इनकी नाक किस प्रकार है, गोल गोल है ना, और इनको जो है स्कूल से निकाला जा रहा है, और बाकी बच्चे जो है वो इनका उपहास उड़ा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है एजेंडा, प्रोपेगेंडा हिटलर द्वारा अपनाया गया था, या हम कह सकते हैं नाजियों द्वारा अपनाया गया था, जिसकी वजह से जो है नाजियों ने यहूदियों के प्रति घृणा पैदा करने में एक सफल, हम कह सकते हैं सफलता हासिल की थी। आगे देखते हैं हम पांचवा प्रश्न, नाजी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 देखें, और यहां पर हमें अंतर बताना है कि फ्रांसीसी क्रांति और नाजी शासन में औरतों की भूमिका के बीच में क्या फर्क था, ये एक पैराग्राफ में बताइए। चलिए देखिए, नाजी समाज में औरतों की क्या स्थिति थी। नाजी समाज में औरतों को किस चीज के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, तो सुनिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हिटलर जो है वो वांछित बच्चों को बढ़ाना चाहता था, उनकी संख्या बढ़ाना चाहता था, इसलिए नाजियों ने जो है महिलाओं को अच्छे शुद्ध नाडिक नस्ल के जो आर्य हैं, जर्मन आर्य हैं, उन्हें पैदा करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया। महिलाओं को कहा गया कि आप शुद्ध नस्ल के जो बच्चे हैं उन्हें पैदा कीजिए, उनका पालन पोषण कीजिए, ठीक है, और अगर वे ऐसा करती थी तो उन्हें सम्मानित भी किया जाता था। आइए बात करते हैं चर्चा से। देखिए, नाजी समाज में महिलाओं ने द्वितीयक स्तर की भूमिका अदा की थी। उन्हें आर्य संस्कृति का संवाहक माना जाता था कि आप ऐसे बच्चे पैदा करो ताकि आगे से आगे हमारी जो संस्कृति है वो बढ़े। इस संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को दंडित कर जेलों में कैद कर दिया जाता था। अगर कोई महिला ऐसा नहीं करती है तो उसको दंडित किया जाता था, उसको जेलों में कैद भी किया जाता था। जो महिलाएं इन आचार संहिताओं का पालन करती थी उन्हें सम्मानित किया जाता था। गैर जर्मन महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती थी। जो जर्मन महिलाएं हैं वो सही है, और जो गैर जर्मन है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है चोट करी जाती थी। इसी के साथ में अगर हम बात करें फ्रांसीसी क्रांति की, तो बिल्कुल इसका उलट है। फ्रांसीसी क्रांति ने महिलाओं के जीवन में नई गतिविधियों का संचार किया था। उन्होंने महिलाओं में समानता की भावना पैदा की, स्वतंत्रता की भावना पैदा की। महिलाओं को काम में बराबर का साझीदार माना जाता था। फ्रांसीसी क्रांति की अगर हम बात करें तो वे कई प्रगतिशील गतिविधियों जैसे राजनीतिक क्लबों की सदस्यता में भी शामिल हो सकती थी या फिर भाग ले सकती थी। इसी के साथ में उन्होंने अपने लिए समान राजनीतिक अधिकारों की मांग की कि हमें समान राजनीतिक अधिकार मिले, और ऐसा हुआ 1946 में। 1946 में फ्रांसीसी महिलाओं को मत देने का भी अधिकार प्रदान किया गया। तो एक तरफ हमने चर्चा की है फ्रांसीसी समाज की महिलाओं की, एक तरफ हमने चर्चा की है नाजीवाद के तहत महिलाओं की भूमिका। नाजियों के तहत तो महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, वो भी शुद्ध नाडिक आर्य नस्ल के बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। अगर वे ऐसा करती थी तो सम्मानित किया जाता था, ऐसा नहीं करती थी तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। गैर जर्मन महिलाओं को जो है उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती थी। लेकिन अगर फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो इस समय जो है महिलाएं जो है वो एकदम बराबरी की स्थिति में थी, समानता के अधिकार थे। उन्हें भी जो है 1946 में
मत देने का अधिकार दिया गया। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे थी। तो ये एक फर्क था दोनों स्थितियों में, फ्रांसीसी क्रांति के समय महिला और नाजीवाद के दौरान महिला, दोनों स्थितियों में ये फर्क हमें देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नाजियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे? वैसे तो आप जान चुके हैं और हम बहुत सारे तरीके पढ़ भी चुके हैं कि नाजियों ने जो है कौन कौन से तरीके ऐसे अपनाए थे जिससे उन्होंने जनता को हिप्नोटाइज कर दिया, एक प्रकार से जनता के मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव छोड़ दिया। आइए थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए, नाजियों ने जनता पर संपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। देखिए, युवाओं का विचार परिवर्तन उनकी बाल्यावस्था से ही किया गया। अब आपको मैंने पहले भी समझाया था कि कोई अगर बड़ा व्यक्ति हो जाएगा तो उसकी विचारधारा को बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। एक उम्र के बाद में आदमी अपनी विचारधारा के साथ ही पूरा जीवन निकालता है, वो दूसरी विचारधारा को स्वीकार नहीं करता है, यानी कि उसको बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो परंपरागत जो सोच होती है उसी के साथ में जीवन व्यतीत करना ज्यादा पसंद करता है। लेकिन जो बाल्यावस्था है, जो बच्चे हैं, इनकी सोच को आसानी से बदला जा सकता है। तो यहाँ पर जो नाजी है, उन्होंने युवाओं का जो विचार है, उनकी जो विचारधारा है, उसको बाल्यावस्था से ही जो है परिवर्तित करने का प्रयास किया। और विचारों में क्या भरना था? नाजियों द्वारा जो विचारों में भरने का प्रयास किया गया, क्या भरना था? वो था यहूदियों के प्रति घृणा का भाव। यहूदियों के प्रति घृणा का भाव भरना था। नाजी सरकार ने बच्चों को वैचारिक प्रशिक्षण द्वारा नाजीवाद की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, नाजीवाद की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया और यहूदियों से नफरत करने के लिए प्रेरित किया। नाजी सरकार ने अपनी विचारधारा पर आधारित नए पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तकें तैयार करवाई। उनसे कहा जाता था कि वे यहूदियों से घृणा तथा हिटलर की पूजा करें। देखिए, यही बात आ रही है। कुल मिलाकर एक ही केंद्र बिंदु है कि भाई यहूदियों से नफरत करो। बच्चों को जो है ऐसे खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित किया गया जो थोड़ा बहुत हिंसा को दिखाते हैं, जैसे कि बॉक्सिंग को, कुश्ती को, ऐसे ऐसे खेल। जैसे कि देखिए, उन सभी खेल गतिविधियों, खासकर बॉक्सिंग को प्रोत्साहित किया गया जो बच्चों में हिंसा तथा आक्रामकता की भावना पैदा करती थी। बच्चों को आक्रामकता सिखाई जा रही है, हिंसा सिखाई जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें यहूदियों से घृणा करनी है और यहूदियों के कत्ल करने हैं। अगर मन में हिंसा की भावना नहीं होगी, घृणा की भावना नहीं होगी, तो वो कैसे कत्ल करेगा? तो ये बचपन से, बाल्यावस्था से ही सिखाई जा रही है। लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी कि उन्हें अच्छी मां बनना था। अच्छी मां बनना है ताकि वे अच्छी नस्ल के जो है शुद्ध नार्डिक आर्य नस्ल के जर्मन लोग जो है वो पैदा करें, जर्मन बच्चे जो है पैदा करें, तथा शुद्ध रक्त वाले आर्य बच्चों का लालन पालन उन्हें करना था। इसी के साथ अगर महिलाओं के बीच उनके बच्चों के आधार पर भेदभाव किया जाता था, यानी कि महिलाएं जो है, सम्मान उसे दिया जाता था जो शुद्ध नस्ल के बच्चे पैदा करे, और जो शुद्ध नस्ल के बच्चे पैदा नहीं करती थी उसका अपमान किया जाता था। तो महिलाओं के साथ में ये बड़ी कंडीशन खराब थी। अब आप बताइए भाई, महिला के बस में थोड़ी है शुद्ध नस्ल का बच्चा पैदा करना। लड़का होगा, लड़की होगी, है ना, वो उसको थोड़ी पता है। वो तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ठीक है, उसके माध्यम से पूरी प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद में बच्चा आएगा। ये शुद्ध अशुद्ध का लेबल थोड़ी बच्चा लगा के आएगा कि मैं शुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं। ये सब फालतू के जो काम है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक अनुपयुक्त बच्चे की मां होने पर महिला को दंडित किया जाता था तथा जेल में कैद कर दिया जाता था। अब आप खुद बताइए कि एक बच्चा है, उसने जन्म ले लिया, अब अगर वो अनुपयुक्त है तो इसमें मां की क्या गलती? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर आपने देखा होगा कि घरों के अंदर जो है कुछ मानसिक रूप से जो है मानसिक रूप से विखंडित बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, हम जिन्हें मंदबुद्धि भी कह देते हैं, या फिर दिव्यांग बच्चे ही पैदा हो जाते हैं। तो इसमें माँ बाप की क्या गलती? माँ के तो हाथ और पाँव काम कर रहे हैं, पिता के भी हाथ और पाँव काम कर रहे हैं। वो एक, हम देखते हैं कि जो प्रक्रिया होती है गर्भावस्था के दौरान, उसमें कुछ कमी रह जाती है, तो फिर ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं, दिव्यांग है, विकलांग है, बच्चे पैदा होते हैं। तो इसमें माँ बाप की क्या गलती? और अगर वो पैदा भी हो गया है तो इसमें उसकी क्या गलती? बल्कि एक जिम्मेदारी तो ये बनती है कि उसका जो है जिम्मेदारी से लालन पालन किया जाए और उसकी परवरिश की जाए अच्छे से। यही एक नैतिकता है, यही एक मानवीयता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भाई ऐसा बच्चा पैदा किया, जेल में कैद कर दो, माँ को जेल में डाल दो। ये बड़े ही अच्छे नियम बनाए भाई यहाँ पर। बच्चे के शुद्ध आर्य प्रजाति का होने पर महिलाओं को सम्मानित किया जाता था, ये देखिए। और आर्य प्रजाति के लोगों के लिए आर्थिक अवसरों की भरमार थी, यानी कि जो अच्छी नस्ल के बच्चे थे उनके लिए आर्थिक क्षेत्रों में खूब, हम कह सकते हैं कि खूब अवसर थे।
भरमार थी अवसरों की। उन्हें रोजगार दिया जाता था, उनके व्यापार को सुरक्षा दी जाती थी तथा सरकार की तरफ से उन्हें हर संभव सहायता दी जाती थी। यानी सरकार उनको हेल्प कर रही है, जो शुद्ध नस्ल के बच्चे हैं उनको हेल्प कर रही है। जनता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में नाजियों द्वारा विशेष पूर्व नियोजित प्रचार का सर्वाधिक योगदान था। यानी कि नाजियों ने पहले से ही जो है वेल प्लानिंग कर रखी थी कि हमें क्या क्या प्रचार करना है, ताकि जनता पर और जनता के विचारों पर, जनता के मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। नियंत्रण स्थापित करने का पूरा पूरा प्रयास किया जा रहा था। तो इस प्रकार से जो है नाजियों ने अपना प्रभाव जो है वो बच्चों पर और आम जनता पर दिखाया, और काफ़ी हद तक वे सफल भी रहते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था से ही जो है बच्चों को इस प्रकार का यहूदी विरोधी, यहूदियों से घृणा संबंधी पाठ पढ़ाने लग गए थे। चलिए, तो यह जो भाग है यहीं समाप्त होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे प्रश्नों का हल आपने अच्छे से समझ लिया है, और अच्छे से समझ भी लिया होगा, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है। आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। धन्यवाद।